हम तो लोग लाल किताब पे काम करते हैं, वैदिक पे काम करते हैं, केसी पे काम करते हैं, अन्य प्रकार की विधियों पे काम करते हैं। लाल किताब पे कभी कुंडली की बात आती है। तो सबसे पहले हम जब मकान देखने जाते हैं, जैसे तो मकान की वैरायटी देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, प्रकार देखते हैं कि मकान कहाँ है, किस लोकेशन पे है, प्रकार देखते हैं। तो इसी प्रकार से लाल किताब की जब कुंडली हमारे सामने आती है तो आगे कुंडली के प्रकार करते हैं कि कुंडली के अंदर क्या क्या हमारे को मिलेगा, कैसे कुंडली को देखना है। तो इसी के साथ मैं आमंत्रित करूंगा सुनीता वर्मन जी को। सुनीता वर्मन जी को आमंत्रित करता हूं। इनके बारे में इतना ही कह सकता हूं, सुनीता वर्मन जी पिछले 9-10 साल से वैदिक पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पिछले 2.5 साल से लाल किताब पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सुनीता वर्मन जी को याद करने से पहले इनके पिताजी के बारे में कहते हैं। इनके पिताजी का नाम हरिश्चंद्र अरोड़ा जी। तो सबसे पहले हम इनके पिताजी को प्रणाम करते हैं, जिनकी बदौलत ये हमारे सामने है और एक पहचान इन्होंने अपने पिताजी के नाम के साथ बनाई है। इनके हस्बैंड का नाम मनोज है। मैं उनको पाइपेज तो कभी नहीं मिला, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि उनका पूरा सपोर्ट इनके साथ रहता है। तो एक बार इनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए, क्योंकि शुरुआत हम ऐसे व्यक्ति के साथ कर रहे हैं जो बहुत ही, देखा जाए तो तजुर्बा तो अच्छा है। कभी आपने इनकी फेसबुक पे पोस्ट देखे हो, कभी इनका प्रेजेंटेशन देखा हो वीडियो का, तो काबिल तारीफ होता है। तो सुनीता जी प्लीज। और सर ने जैसे बताया कि कुंवर साहब भी यहाँ आने वाले हैं, तो उनको भी हमें देखने और सुनने का अवसर मिलेगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं सुनीता वर्मन आज आपके सामने काल किताब के एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। मेरा विषय है कुंडली, लाल किताब के अनुसार कुंडली के प्रकार। वैसे लाल किताब में मुझे आज जो कुछ भी आता है वो सब मैंने दीपक सर से ही सीखा है। लाल किताब सीखना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा है, क्योंकि जब भी किताब सीखने की कोशिश की, मेरे माइंड में एक ही थॉट आता था, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लाल किताब उर्दू में लिखी गई है और इसमें लिखी आयतें और उन आयतों में छुपे ज्योतिष के गुण अर्थों को समझना एकदम नामुमकिन सा लगता है। लेकिन दीपक सर ने बहुत ही सरल और आसान बना दिया है, जिसकी वजह से मुझे लाल किताब सीखना बड़ा आसान हो गया है, और वो भी बड़ी लॉजिक के साथ। आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ खड़ी होकर लाल किताब के बाद चूंकि थोड़ा बहुत बोलने में सक्षम हुई हूँ, तो इसका साथ दीपक सर को जाता है, जिसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत। चलिए मैं अब फिर आज अपने विषय के बारे में बात करती हूँ। लाल किताब में कुंडली के 4 प्रकार बताए गए हैं। अंधी कुंडली, आधे अंधे ग्रहों की कुंडली या रतांध कुंडली, नाबालिग कुंडली और धर्मी कुंडली। सबसे पहले मैं अंधी कुंडली के बारे में बात करूंगी। अंधी कुंडली का संबंध केवल और केवल कुंडली के दशम भाव से है। दशम भाव हमारे प्रोफेशन, हमारे कार्य क्षेत्र का है। यहाँ पर यदि 2 या 2 से अधिक ऐसे ग्रह स्थित होते हैं जो आपस में शत्रु ग्रह हैं, तो ऐसी कुंडली अंधी कुंडली या अंधे ग्रहों की कुंडली कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि इस भाव में सूर्य, राहु और गुरु एक साथ स्थित हो जाते हैं, तो ये कुंडली अंधे ग्रहों की कुंडली कहलाती है।
दूसरी कंडीशन है कि यदि दशम भाव में कोई ग्रह स्थित है और उस ग्रह पर चतुर्थ भाव से उसके शत्रु ग्रह की स्थिति उस पर पड़ती है, दृष्टि उस पर पड़ती है, तो ऐसी कुंडली भी अंधे ग्रहों की कुंडली कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि दशम भाव में बुध स्थित है और चतुर्थ भाव से गुरु की दृष्टि उस पर पड़ रही है, तो कुंडली भी अंधी कुंडली कहलाती है। अंधी कुंडली का तात्पर्य पंडित जी ने हमें यह बताया है कि दशम भाव हमारे प्रोफेशन का है, हमारे कार्य क्षेत्र का है। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ पर मकर, शनि की मकर राशि आती है, ये शनि का अपना घर है। इस भाव में यदि ऐसे ग्रह स्थित हो जाते हैं जो आपस में शत्रु ग्रह हैं, तो वो आपस में लड़कर पहले ही इतने कमजोर हो चुके होते हैं कि वो जातक के प्रोफेशन में कोई भी हेल्प, कोई भी सहायता करने में सक्षम नहीं होते। जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति दिशाहीन रहता है, कभी इधर कभी उधर ठोकरे खाता है, उसी प्रकार जातक भी प्रोफेशन में दिशाहीन रहता है। प्रोफेशन को लेकर उसको उतार चढ़ाव बना रहता है। जिंदगी में प्रोफेशन को जद्दोजहद चलती रहती है। वो बार बार अपना प्रोफेशन बदलता है, बार बार काम बदलता है, पर फिर भी उसको सफलता नहीं मिलती। कभी किसी का प्रश्न अगर प्रोफेशन को लेकर कुंडली में हो, तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि क्या उसकी कुंडली अंधे ग्रहों की कुंडली तो नहीं। अब कुछ लाल किताब के विद्वान अंधी कुंडली के बारे में ये भी कहते हैं कि अंधी कुंडली चंद्रमा के हिसाब से चलती, यानी चंद्रमा की जैसी तासीर कुंडली में होगी, वैसे ही अंधी कुंडली की तासीर हो जाएगी। मतलब अगर कुंडली में चंद्रमा अच्छे भाव में है, शुभ है, तो ऐसा जातक एक साथ कई काम भी करता है और उसमें सफलता के साथ साथ बहुत धन भी कमाता है। और यदि चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, तो जातक को प्रोफेशन में परेशानियां देखने को मिलती हैं। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या अगर किसी की अंधी ग्रहों की कुंडली है, तो क्या उसे जीवन भर प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स झेलने को मिलेंगी, वो कभी सफल नहीं होगा। तो इसके लिए लाल किताब में एक उपाय बताया गया है कि जातक को 10 जन्म से अंधे पुरुषों को दिन का भोजन, दोपहर का भोजन अपने हाथ से बड़े मान सम्मान के साथ खिलाना चाहिए और ये उपाय उसे साल में 2 बार करना चाहिए और इसे अपने जीवन का नियम बना लेना चाहिए। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है कि जातक को ये उपाय अपने हाथ से करना है। किसी को पैसे देकर और ये कह देना कि मेरी तरफ से आप अंधे लोगों को खाना खिला दें, तो ये उपाय काम नहीं करेगा। जातक को ये काम अपने हाथ से करना है। तो ये तो थी अंधे ग्रहों की कुंडली एक प्रकार। दूसरी कुंडली है आधे अंधे ग्रहों की कुंडली या रतांग कुंडली। इस कुंडली में सिर्फ 2 ग्रहों को महत्ता दी गई है, सूर्य और शनि। जब किसी कुंडली में चतुर्थ भाव में सूर्य स्थित होता है और सप्तम भाव में शनि स्थित होता है, तो ऐसी कुंडली आधी अंधी कुंडली या आधे अंधे ग्रहों की कुंडली कहलाती है। अब जाहिर सी बात है कि चतुर्थ भाव में यदि सूर्य स्थित है, तो जातक का रात्रि का जन्म है। ये सब हम जानते हैं कि सूर्य की विभिन्न भावों में स्थिति को देखकर हम जातक के जन्म समय का थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यदि सूर्य दशम भाव में स्थित होता है, तो जातक का जन्म लगभग दोपहर 12:30 बजे के आसपास का होता है। सप्तम भाव में यदि स्थित है, तो जातक का जन्म शाम का 6, 6:30 बजे के आसपास का होता है। तो यदि सूर्य चतुर्थ भाव में स्थित होता है, तो यहाँ सूर्य प्रकाशमान नहीं है, रात्रि का जन्म है और चतुर्थ भाव में शनि को सूर्य को दिग्बल भी प्राप्त नहीं होता। सप्तम भाव में यदि शनि स्थित है, तो शनि यहाँ अपने उच्च के घर में है, यहाँ पर शनि को दिग्बल भी प्राप्त होता है। यहाँ से शनि की दशम दृष्टि जब सूर्य पर पड़ती है, तो पीड़ित सूर्य की दृष्टि दशम भाव में जाती है, तो जातक को प्रोफेशन से संबंधित और अपने घर सुख के संबंध में परेशानियां देखने को मिलती हैं। अब इसके लिए उपाय और हिदायत सबसे बड़ी लाल किताब में ये दी गई है कि ऐसे जातक को हमेशा अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले दिन में यानी सूर्य के समय में लेने हैं। रात्रि में यानी शनि के समय लिए गए फैसले उसको हमेशा
लाइफ में प्रॉब्लम्स और अपने फैसले उसको हमेशा गलत ही मिलेंगे। तो इसलिए वो सबसे बड़ी हिदायत यही दी गई है कि उसको अपने लाइफ के, अपनी प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी फैसले हैं वो दिन में ले, रात में कोई भी फैसला ना ले। और इसके लिए एक उपाय ये भी बताया गया है कि 4 अंधे लोगों को वो दिन का भोजन कराए। अब तीसरे तरह की कुंडली है नाबालिग कुंडली। नाबालिग कुंडली को देखने के लिए 4 कंडीशंस है। पहली कंडीशन, यदि कुंडली के केंद्र भाव यानी 1, 4, 7, 10 भाव में बुध अकेला स्थित होता है किसी भी एक भाव में और बाकी के भाव खाली होते हैं, तो ऐसी कुंडली नाबालिग कुंडली कहलाती है। दूसरी कंडीशन, जब कुंडली के केंद्र भाव यानी 1, 4, 7 भाव में शनि और राहु या शनि और केतु स्थित होते हैं और बाकी के 3 भावों में राहु या केतु के अलावा कोई भी ग्रह स्थित नहीं होता, तो ऐसी कुंडली भी नाबालिग कुंडली कहलाई जाती है। तीसरी कंडीशन, जब कुंडली के केंद्र भाव यानी 1, 4, 7 भाव बिल्कुल खाली होते हैं, उनमें कोई भी ग्रह स्थित नहीं होता, तो ऐसी कुंडली भी नाबालिग कुंडली की श्रेणी में आती है। चौथी कंडीशन, जब कुंडली के 12वें भाव में केतु स्थित होता है, केतु के साथ यदि कोई और ग्रह भी है तो ऐसी कुंडली नाबालिग कुंडली के श्रेणी में आती है। अब नाबालिग कुंडली के लिए लाल किताब में हिदायत या सावधानी ये दी गई है कि ऐसे जातक को बिना किसी से सलाह किए कोई भी काम नहीं करना है, कोई भी फैसला नहीं लेना है। उसको जब भी कोई काम, कोई डिसीजन लेना है तो कम से कम 4 या 5 लोगों से बात करके तभी उसे फैसला लेना है। और कभी यदि वो ऐसी स्थिति में है कि वो अकेला है और उसे कोई फैसला लेना है, उसके पास कोई भी सलाह करने के लिए मौजूद नहीं है, तो उसके लिए कहा गया है कि वो जहां है, जिस रूम में है, उस रूम की चारों दीवारों से बोल के, बात करके अपनी समस्या को बताए और उसके बाद उसके माइंड में जो थॉट आए, जो डिसीजन आए, उस पर अमल करे। अगर वो ऐसा करता है तो उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयां, आने वाली परेशानियों से उसको निजात मिल सकती है। मैं बात करती हूँ धर्मी कुंडली के बारे में। धर्मी कुंडली की देखने की भी 4 कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन, जब कुंडली के 1 से लेके 12 भावों में किसी भी एक भाव में चंद्रमा राहु या चंद्रमा केतु स्थित होते हैं, तो ऐसी कुंडली धर्मी कुंडली कहलाती है। दूसरी कंडीशन, जब कुंडली के 1 से लेके 12 भाव में किसी भी एक भाव में गुरु और शनि एक साथ स्थित होते हैं, तो ये भी कुंडली धर्मी कुंडली कहलाती है। चौथी कंडीशन, जब कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु स्थित होता है, तो भी कुंडली धर्मी कुंडली की श्रेणी में आती है। चौथी कंडीशन, जब कुंडली के 11वें भाव यानी लाभ भाव में शनि स्थित होता है, तो भी ये कुंडली धर्मी कुंडली कहलाती है। अब धर्मी कुंडली के लिए लाल किताब में ये कहा गया है कि इस कुंडली में अशुभ ग्रह अपना अशुभ प्रभाव त्याग देते हैं, यानी वो अपना अशुभ फल नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, यदि 4th हाउस में चतुर्थ भाव में राहु स्थित होता है, तो जिस तरह से एक शैतान बच्चा माँ की गोद में आकर अपनी शैतानी भूल जाता है, उसी प्रकार राहु चतुर्थ भाव में आकर अपने अशुभ प्रभाव को त्याग देता है, क्योंकि ये चतुर्थ भाव हमारी माँ का घर भी है। धर्मी कुंडली के लिए लाल किताब में सबसे बड़ी हिदायत ये दी गई है कि ऐसे जातक को हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म की राह पर चलना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए और कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी ने आप मंदिर जा रहे हैं और किसी ने आपको कुछ रुपए, कुछ पैसे देकर कहा कि हमारी तरफ से ये मंदिर में चढ़ा देना, और आप उस रुपए से अपना कोई खर्चा कर लेते हैं और उसके बाद उतने ही रुपए आप अपने पॉकेट से, अपने जेब से निकाल कर मंदिर में चढ़ाते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको उनके दिए हुए रुपयों को ही मंदिर में चढ़ाना है। अगर जातक इस धर्म का पालन करेगा तो उसके लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। धर्मी कुंडली के लिए कहा गया है कि अगर ऐसा जातक अधर्म की राह पर चलता है तो उसको उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए।
यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट भूल गई, जो अंधी कुंडली के बारे में कहा गया है। शायद मैं बता चुकी कि चंद्रमा के हिसाब से चलती है कुंडली। तो इसके साथ ही मैं इस अपनी चर्चा को विराम देना चाहती हूँ, इस आशा के साथ कि दीपक सर इसी तरह की गोष्ठियां आयोजित करते रहें, हमें इसी तरह लाल किताब के जानकारों को सुनने देखने का अवसर मिलता रहे, और मुझे भी ऐसे ही दीपक सर से मिले ज्ञान को आपके साथ साझा करने का मौका मिले। मैं दीपक सर को एक बार से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने आज ये इतनी शानदार गोष्ठी आयोजित की और हम सबको यहाँ मंच पे बोलने का मौका दिया। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतने पेशेंस से सुना और मेरा हौसला बनाए रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद तो आपका कि आपने अपना समय और एक बेहतरीन टॉपिक कुंडली के प्रकार जिसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया। हमें रतान कुंडली बता दी, हमें अंधे ग्रहों की कुंडली बता दी, हमें धर्मी कुंडली बता दी, नापाक कुंडली। छोटे से समय में 4 टॉपिक को एक ही पैटर्न में क्लियर करना, यह भी बहुत बड़ी काबिले तारीफ है। जबकि मैं इसको पढ़ाते समय शायद आधा समय ले जाता हूं, 40-45 मिनट ले जाता हूं। चलिए खैर, तो सुनीता जी बहुत